विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 7 भूमि स्वरूप के पार्ट 2 के अंतर्गत पठार और मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में मुख्य भूमि स्वरूपों में पर्वत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। पठार अर्थात क्या, पठार की क्या परिभाषा है। तो पठार अर्थात समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा जिसका शीर्ष भाग मेज की तरह समतल एवं सीधे ढाल वाला हो, ऐसे भूमि स्वरूप को पठार कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पर्वतों की तरह ही ऊंचाई का अंक यहाँ भी भ्रामक है। जैसे यूएस के प्रेरिस का मैदान उसके पूर्व के पिडमोंट के पठार से अधिक ऊंचाई वाला है। पठार महाद्वीप के कुल 33% भाग पर फैले हुए हैं। कुछ विद्वान पठार को टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो पठार की परिभाषा एक बार फिर से कि समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला तथा जिसका शीर्ष भाग समतल मेज की तरह और सीधे ढाल वाला हो, ऐसे भूमि स्वरूप को पठार कहते हैं। पठारों के कितने प्रकार हैं? तो पठारों की भौगोलिक स्थिति और उनकी निर्माण क्रिया के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है पर्वत प्रांतीय पठार, तीसरा है खंडीय पठार और चौथा है समुद्री किनारे का पठार। तो सबसे पहले हम आंतर पर्वतीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। आंतर पर्वतीय, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे आंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और भूसन्निध मोड़ पर क्षितिज समांतर दिशा से दबाव पड़ने पर मोड़दार पर्वत उठ जाते हैं तथा उसके मध्य का भाग मोड़ पड़े बिना ही मूल स्थिति में ऊपर उठ आता है। इस मध्य के भाग को आंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। आंतर पर्वतीय पठार का ढाल पर्वत के साथ मिल जाता है। अन्य पठारों की अपेक्षा इनकी ऊंचाई अधिक है। भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार, हिमालय श्रेणी से दक्षिण अमेरिका का बोल्विया का पठार एंडीज पर्वतमाला से, और उत्तर अमेरिका का कोलंबिया का पठार राकीज पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। कहने मतलब कि अंतर पर्वतीय पठार ये है जो चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरा हो और बीच में समतल भूभाग हो। इसे हम आंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। नीचे आंतर पर्वतीय पठारों की आकृति दी गई है, क्योंकि दोनों तरफ देखिए ऊंचे पर्वत आए हुए हैं और बीच में समतल भाग दिखाई पड़ रहा है। दूसरा है पर्वत प्रांतीय पठार। पर्वत प्रांतीय पठार अर्थात जिस पठार के एक तरफ कोई ऊंचा पर्वत आया हुआ हो और दूसरी तरफ का ढाल नीचे के मैदान या समुद्री किनारे से मिलता हो, ऐसे पठार को पर्वत प्रांतीय पठार कहते हैं। उदाहरण के रूप में दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया का पठार एवं उत्तर अमेरिका का पिडमोंट का पठार पर्वत प्रांतीय पठार के उदाहरण हैं। आगे आकृति पर्वत प्रांतीय पठार की दी गई है। तीसरा है खंडीय, या इसको महाद्वीपीय पठार भी कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो भूसंचलन की क्रिया होती है, उस भूसंचलन की क्रिया के कारण जब संपूर्ण महाद्वीप या उसका कोई एक भाग कोई एक भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे हम महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। कभी कभी दरारों में विस्फोट के कारण भी पठारों की रचना होती है। पठारों के उदाहरण में, खंडीय पठारों के उदाहरण में दक्षिण भारत का पठार, अफ्रीका में इथियोपिया का पठार, ग्रीनलैंड का पठार और दक्षिण अफ्रीका का कारो पठार महाद्वीपों के ऊंचे उठने से बने हुए हैं। चौथा है समुद्री किनारे के पठार। भूसंचलन की क्रिया के कारण समुद्रों को तटीय या किनारे का पठार कहते हैं। ऐसे पठार अधिकांशतः महाद्वीपीय, दक्षिण भारत के पूर्व किनारे का कोरोमंडल का पठार तथा अफ्रीका का टांगानिका का पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। अर्थात वो पठार
जो भूसंचलन की क्रिया से समुद्र के किनारे पर जिनका निर्माण होता है उसे हम समुद्री किनारे के पठार के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के पूर्वी किनारे आया हुआ कोरोमंडल का पठार और अफ्रीका का टांगानिका का पठार। अब इसके बाद पठारों का महत्व क्या है, तो पठार जो है कई खनिजों के भंडार होते हैं। पठारों की जो ज़मीन होती है जिसका रंग काला होता है, वो काली ज़मीन कपास की खेती के लिए, कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। पठारों पर जो छोटी छोटी घास आई हुई होती है उन प्रदेशों में पशुपालन बड़े पैमाने पर हो सकता है। पठारों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो जंगल पाए जाते हैं उन जंगलों से अनेक प्रकार की वन्य उपजें मिलती हैं जिनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो पठार के बारे में जानकारी हुई। अब दूसरा है मैदान। तो सबसे पहले मैदान की परिभाषा क्या है, तो समुद्र की सतह से लगभग 180 मीटर से कम ऊंचाई वाले और लगभग समतल सतह वाले एक समान चट्टान संरचना वाले भूमि स्वरूपों को हम मैदान के नाम से जानते हैं। अन्य भूमि स्वरूपों की तरह मैदानों की ऊंचाई का अंक भी भ्रामक है। यूएस के प्रेरी के मैदान की ऊंचाई समुद्र की सतह से 1500 मीटर है, जबकि पश्चिम एशिया में जॉर्डन नदी का मैदान समुद्र की सतह से भी नीचा है। महाद्वीपों के कुल भूभाग में से 41% भाग पर मैदान फैले हुए हैं और मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग हैं। एक है तटीय मैदान, दूसरा है घर्षण का मैदान और तीसरा है निक्षेपण का मैदान। तो सबसे पहले हम तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्री किनारे के नज़दीक जो मैदान आए हुए होते हैं जिसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इन मैदानों का उद्भव जो होता है वो महाद्वीपीय निम्न तट के ऊपर उठाने से होता है। इन मैदानों का ढाल समुद्र की ओर रहता है और महाद्वीपों के आंतरिक भाग से नदियां बहकर जो कांप अपने साथ बहा कर लाती हैं, ऐसे मैदानों में निक्षेपण करके उसे समतल बना देती हैं और कभी कभी घर्षण की क्रिया के कारण भी ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। ऐसे मैदान क्षारयुक्त जमीन होने के कारण ज़्यादा खेती के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। भारत में मलबार के किनारे और जापान के पूर्वी किनारे ऐसे तटीय मैदान आए हुए हैं। दूसरा है घर्षण का मैदान। इन मैदानों की रचना में जो अपक्षय और अपर्दन की शक्तियाँ होती हैं उनकी भूमिका मुख्य होती है। जैसे नदी, हिमनदी, पवन आदि इन मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गतिशील शक्तियों के लगातार घर्षण कार्य से पर्वत पठार घिसकर समतल बन जाते हैं, जिनमें मुलायम चट्टानें जल्दी घिसती हैं और जबकि कठोर चट्टानें धीरे धीरे घिसकर मूल स्थान पर टिकी हुई देखने को मिलती हैं। ऐसे मैदानों को पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। नदी के घर्षण कार्य से बने मैदानों में दिल्ली के पश्चिम में अरावली का प्रदेश, पूर्वी इंग्लैंड का मैदान, रूस के मध्य का मैदान और पेरिस बेसिन मुख्य हैं। हिम नदी निर्मित मैदानों में कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड आदि देशों में इस तरह से हिम नदी से बने हुए मैदान आए हुए हैं। सूखे एवं अल्प मात्रा में वर्षा वाले रेगिस्तानी प्रदेशों में पवन के घर्षण के कारण बने हुए पवन अपर्दित मैदान देखने को मिलते हैं। तीसरा है निक्षेपण के मैदान। नदी, हिमनदी और पवन जैसी जो गतिशील शक्तियाँ हैं, जब इनकी बोझ वाहन शक्ति कम हो जाती है तो ये अपने साथ में बहा करके या उड़ा करके लाए हुए द्रव्यों को किसी एक स्थान पर जमा कर देते हैं, जिसके कारण जिस मैदान रचना होती है उसे हम निक्षेपण के मैदान के नाम से जानते हैं। नदी पर्वतीय विस्तारों में से मैदानों में प्रवेश करती है। उस समय उसकी घाटी के पास कंकड़, चट्टानी टुकड़े, रेती आदि के निक्षेपण कार्य से तलहटी का मैदान बनता है। तो सबसे पहले जब नदी पर्वतीय विस्तारों से नीचे उतरती है तो सबसे पहले तलहटी का मैदान बनता है और उसके विशिष्ट आकार के कारण उस तलहटी के मैदान को पंखाकार मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी किनारे के आसपास फैल जाने से उसमें की कांप जो है और उसका कांप का जमा होने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अंतिम अवस्था में जब नदी समुद्रों में मिलती है तब समुद्री किनारे के क्षेत्रों में अपने धीमे वेग के कारण प्रचुर मात्रा में बह करके उसके साथ आए हुए
कांप के जमाव से नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार मैदान की रचना होती है। ये त्रिभुजाकार मैदान अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। त्रिभुजाकार मैदान बनने के लिए अनिवार्यताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन ज़रूरी चीज़ें हैं? सबसे पहले नदी में 12 महीने पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। नदी में विपुल मात्रा में वाहन बोझ आवश्यक है। नदी जब समुद्र को मिलती है तब उसका वेग धीमा होना चाहिए और समुद्र में तूफानी तरंगें या बड़े ज्वार ना आते हों, ये आवश्यक माना गया है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी, यूएस में मिसिसिपी, इजिप्ट में नाइल, म्यांमार में इरावदी आदि नदियों ने त्रिभुजाकार मैदानों की रचना की है। आकृति नीचे दी गई है, आप ध्यान देखिए। इसके बाद हिम नदी जब पिघलती है तो हिम नदी और उसमें मौजूद जो पदार्थ होते हैं पिघलने के बाद चारों तरफ बिछ जाते हैं और हिम नदी के इस निक्षेपण कार्य से बने मैदान को ड्रिफ्ट प्लेन कहते हैं। ऊंची अक्षांश क्षेत्रों में आए हुए कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड आदि स्थानों पर ऐसे मैदान देखने को मिलते हैं। कुछ ही उसी प्रकार पवन के घर्षण कार्य द्वारा भी अपने साथ बहाकर लाए गए जो वाहन बोझ होते हैं, उनके मार्ग में कोई अवरोध आने पर या पवन की गति धीमी पड़ने पर उनका जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो मैदान बनता है उसे हम लोएस का मैदान कहते हैं। चीन में पीली मिट्टी का मैदान इस प्रकार के मैदान का उत्तम उदाहरण माना जाता है। और अंत में मैदानों का महत्व क्या है? मैदानों में खास करके अगर देखा जाए तो प्राचीन संस्कृति का विकास मैदानी क्षेत्रों में ही हुआ है। मानव विकास में मैदान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैदानों में कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ, चाहे वो खेती हो, उद्योग हो, परिवहन हो, व्यापार हो, इनके विकास के लिए योग्य अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं बल्कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 75% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व के अनेक शहरों और महानगरों का विकास ऐसे मैदानों में हुआ है और ये मैदान साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य जैसी प्रवृत्तियों का विकास भी इन्हीं मैदानी प्रदेशों में बड़े पैमाने पर हुआ है। मैदानी प्रदेशों में लोगों की सभी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।